नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। 1 फरवरी 2025 केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। लगातार 8वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का 79वां बजट पेश करेंगी। इस बजट से एक और जहां इस देश के आम आदमी को बड़ी उम्मीदें हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक बिजनेसमैन, एक कर्मचारी वर्ग, इन सभी तमाम वर्गों को, महिला, किसान, युवा, बुजुर्ग, सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। क्या होगा महंगा, क्या होगा सस्ता, किस पर होगी टैक्स की मार, ये देखना होगा 1 फरवरी के बजट में। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह नरूका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, मोदी सरकार 3.0 तीसरा कार्यकाल लगातार 8वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। पेपरलेस ये बजट होगा और इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं देश की जनता को, प्रदेश की जनता को। डबल इंजन की सरकार, प्रदेश को भी बड़ी उम्मीदें हैं और देश की इस जनता को भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। जितेंद्र जी। आशीष जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बजट जब लास्ट सेशन में जो इन्होंने बजट दिया था, बड़ी बड़ी घोषणाएं की, वो जुमलेबाजी साबित हुई। आप देखिए, मैं किसान का बेटा हूं और किसान के बेटे के होने के नाते इन्होंने किसानों के लिए 12,000 रुपए किसान निधि के नाम से घोषणा की, जो आज तक आई नहीं है किसानों के पास। यह सरेआम छलावा, धोखा किसानों के साथ हुआ है। हम बात करते हैं छात्रों की, बेरोजगारी भत्ता उनको मिलना चाहिए, उनको कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ता मिलता हुआ भी बंद कर दिया गया है। हम बात करते हैं व्यापारियों की, और व्यापारियों के साथ में छोटे व्यापारियों की। आप देखिए, गब्बर जीएसटी जो लेके आए, गब्बर सिंह टैक्स जैसा, तो आज उनको अपने काम धंधे चलाने में बड़ी तकलीफ और बड़ी हालत खराब हो रही है। तो ये इस तरीके का यदि ये बजट ये लेके आते हैं तो निश्चित रूप से ग्रामीण, किसान, बेरोजगार, छोटे व्यापारियों के साथ ये छलावा होगा। पता नहीं अब इनकी क्या प्लानिंग है, किस रूप को ये देखना चाह रहे हैं। और अभी बाकी हम राजस्थान को लेकर बात करें तो राजस्थान की तो हालत आप देख ही सकते हैं कि राजस्थान में 40% से ज्यादा अधिक यहां बेरोजगारी है। राजस्थान का राजस्व घट रहा है और बजट जो है, बजट का घाटा यहां बढ़ रहा है। इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जनता को जिस तरीके से इन्होंने गुमराह किया, जुमलेबाजी की और वोट बटोरने का काम किया, सरकार बनाने में इनके मंसूबे सफल रहे और अच्छे बहुमत के साथ इन्होंने सरकार बनाई। लेकिन जनता के साथ धोखा, फरेब, ये इतना हुआ कि जनता भी तंग आ चुकी है। लेकिन फिर से बजट आ रहा है। बजट में आम जन को बड़ी अपेक्षा है, क्योंकि उन्होंने भरपूर इनके मुताबिक उनको लगा कि राजस्थान को, पहले भी ये लगा था कि राजस्थान को लेके एक बजट मिलेगा, लेकिन वो सामने आ जाएगा और निश्चित रूप से बड़ी आशाएं लेके बैठा है पहले की तरह। लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए कि ढोल में पोल जैसी बात नहीं हो जाए। तो हमें इंतजार है बजट का, उसके बाद में हमारी क्या प्रतिक्रिया है, तो बजट के बाद हम अपनी प्रतिक्रियाएं दे पाएंगे। वीरेंद्र जी, सबसे पहले शुरुआत की जितेंद्र जी ने, किसान निधि 12,000 रुपए अब तक नहीं मिले हैं। बेरोजगारों को मायूसी झेलनी पड़ रही है, बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल रहा है। छोटे व्यापारियों को गब्बर सिंह टैक्स से निचोड़ कर रख दिया है सरकार ने। टैक्स लगाना नहीं चाहिए था, या फिर टैक्सेशन की जो प्रणाली है उसमें शायद बदलाव चाहते हैं। ग्रामीण, मजदूर, बेरोजगार, छोटे व्यापारी, इन सबको बड़ी अपेक्षाएं हैं। साथ ही साथ राजस्थान की बात करें तो मरुधरा के लोगों को भी डबल इंजन की सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन अपेक्षा की आशंका विपक्ष को अभी से। निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का यह तीसरा कार्यकाल केंद्र में है और यह पहला पूर्ण बजट होगा इस तीसरे कार्यकाल का, तो जनता की जो उम्मीदें हैं बहुत ऊपर हैं और उन्हीं को सिरोधार्य करके हमने 10 साल तक बजट पेश किया और उस बजट के परिणाम थे, हमारी योजनाओं के परिणाम थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः केंद्र में तीसरी बार बनी। और यह मानिए, जो पूर्णकालिक बजट आ रहा है, इस तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट है, इसकी एक तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई आशीष जी, क्योंकि इससे पहले जितने भी बजट 10 साल में आए, वो देखा होगा आपने कि विदेशी ताकतें किस प्रकार कोई ना कोई ऐसी चिंगारी छोड़ देती थी जो कहीं ना कहीं परेशानी करती थी, वो शरारती होती थी। लेकिन इस बार
क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष पूर्ण हो गए और भारत इतना मजबूत बन चुका है कि अब किसी भी प्रकार की शरारत करें भारत के ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो पहला ऐसा बजट होगा कि बिना किसी की शरारत के, बिना किसी विदेशी चिंगारी के यह बजट पेश होने जा रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इससे पूर्व के बजट में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने भारत को विकसित भारत की संकल्पना 2047 तक साकार करने का जो आह्वान किया था, जो पेश किया था, वह उस बजट में साकार होता हुआ दिख रहा था। और निश्चित रूप से यह बजट भी उसी अनुरूप होगा, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बने, भारत समृद्ध बने और भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जहां प्रत्येक युवा हो, महिला हो, अन्नदाता हो, गरीब हो, उनके सपने साकार हो। मेरे मित्र अभी तक भी कांग्रेस के कार्यकाल में ही जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसान दिख रहे हैं, उन्हें गरीब दिख रहे हैं। जब इनकी शासन था तब ये कुछ देख नहीं पाए, लेकिन इनके मुंह से किसान सम्मान निधि की बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई है कि इन्हें भी हमारी योजनाओं का पता है, क्योंकि उन्हीं योजनाओं के माध्यम से आज अन्नदाता का कायापलट हुआ है। अन्नदाता को एक इस प्रकार से फायदा मिला कि उसके जीवन में एक नई उमंग आई है। जो ये किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे कि 12,000 की, तो आप निश्चित रहिए, कांग्रेस प्रवक्ता को निश्चित रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके भी दिखाती है। इस बजट में भी बहुत कुछ मिलेगा किसान सम्मान निधि के। और आप देखिए किसान सम्मान निधि में किस प्रकार से डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं। अब उसमें भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि 2014 से पहले इन्हीं के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वही हो रहा था कि दिल्ली से 1 रुपया आता है और वहां जाते जाते 25 पैसा हो जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब से डीबीटी आया, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बेनिफिट्स प्रारंभ हुए, हर योजना का पैसा लाभार्थी के स्वयं के अकाउंट में डायरेक्ट आ रहा है। उसमें कहीं भ्रष्टाचार की कोई भी एक 0.1% भी आपको दिखता हुआ नजर नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से ये जो योजनाएं थी, चाहे वो जनधन योजनाएं हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हो, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे स्टैंडिंग इंडिया हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, आप देखिए 2014 से पहले भारत में एक भी यूनिकॉर्न नहीं था। अब 100 से अधिक यूनिकॉर्न भारत में काम कर रहे हैं। और उसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2047 का जो हमने लक्ष्य तय किया है, और इस बजट में भी उसी के अनुरूप अनेक योजनाएं आएगी। हमारा जो लक्ष्य है वो परिलक्षित होगा और वो साकार करते हुए हम दिखाएंगे भी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने जितनी भी बातें बोली है कि इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर सरकार खरी उतरेगी, लेकिन जिस प्रकार से देखा गया है हर बार का जो बजट है, उस बजट में जो उम्मीदें लगाई हुई थी, चाहे वो इनकम टैक्स पे रिबेट की अगर बात करें, चाहे वो फिर किसानों के लिए कोई स्पेशल योजना 2022 में आमदनी दोगुनी करने की बातें की गई थी, अभी तक के जो भी बजट देखे गए उन बजट्स में कोई विशेष प्रावधान जो एक अट्रैक्टिव जनता को लगे, इस प्रकार की घोषणाएं, लोक लुभावन घोषणाएं देखने को नहीं मिली बजट में। देखिए आशीष जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में पहली बार शपथ ली थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो लोक लुभावन नहीं होंगे। भारत के हित में जितने कड़े से कड़े सशक्त निर्णय ले सकते हैं वो हम लेंगे, और उसी अनुरूप हम आगे बढ़े हैं। चाहे जिसे ये जीएसटी को कुछ भी कहें, लेकिन आज भारत जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ गया है, भारत 5वीं वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बना चुका है, तो वो उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या अन्य दूसरे क्षेत्रों जहां भी कार्य किया, मजबूती के साथ किया, भारत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है, लोक लुभावन नीतियों के रूप में कार्य नहीं किया। आप देखिए आशीष जी, फर्क कितना साफ है। 2014 से पहले प्रतिदिन केवल 2 या 3 किलोमीटर की सड़कें बनती थी, आज स्थिति है 39 किलोमीटर पर डे की सड़कें भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में बना रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना रही है। और दूसरा फर्क आप देखिए, जैसा हमने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना, इन्होंने इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम पे कितने गरीबों को आवास दिया, इनके पास आंकड़े भी नहीं गिनाने के लिए, 5-10 सिर्फ। क्यों? क्योंकि ये गरीबी सिर्फ अपने गांधी परिवार की दूर करने में व्यस्त रहे, इन्होंने कभी गरीब की तरफ देखा नहीं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के परिणाम आप देखिए, गांव गांव, अभी के अखबार भी आप पढ़ेंगे ना आशीष जी, तो अभी के अखबारों में भी यही आ रहा है कि जिस भी व्यक्ति के पास अगर उसका घर नहीं है तो वो एक संक्षिप्त एक डाटा है वो वहां जमा करवा दे और उसी अनुरूप उसे आवास मिल जाएगा। तो जिस प्रकार हम योजनाएं लेके आए हैं वो धरातल पर दिख भी रही है और उनके परिणाम सामने भी है। हमने जो कहा वो करके दिखाया, लोक लुभावन तरीके से नहीं कि केवल कागजी कार्रवाई कर दी हो, हमने उससे योजना को धरातल पर उतार कर भी दिखाया।
जितेंद्र जी, जिस प्रकार से वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि सड़कों का जाल जो नेटवर्क बनाया है, कई गुना प्रतिदिन की स्पीड बढ़ा दी है, 2 गुना 4 गुना नहीं 10 गुना से ज्यादा ये स्पीड हो चुकी है। 39 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़कें बनाई जा रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो ढूंढ ढूंढ करके लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, फिर भी विपक्ष को बेचैनी है। जितेंद्र जी। आशीष जी, आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया, तो मैं आपको हमारे साथी और बीजेपी के प्रवक्ता जी को बताना चाहूंगा कि आप योजनाएं तो हमारी थी, लेकिन आप नाम बदलने में बड़े माहूर हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि लास्ट बजट का आप मुझे बता दीजिए कि कितना प्रतिशत कितना अमली जमा ने कितना काम किया। मैंने किसानों की बात करी, आपने मेरी बात को गोल मटोल कर दिया। आज तक उनके अकाउंट में 12,000 रुपए प्रतिवर्ष आ नहीं पाए। तो आपने घोषणाएं कर दी, बजट लेके आए, अच्छी बात है। किसानों को लोभ लुभावने आपने दिए सर, ये लास्ट बजट की मैं बता रहा हूं, लेकिन वो 12,000 रुपए है कहां? किसान आंसुओं के रो रहा है। डीएपी खाद का क्या हुआ? लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि डीएपी खाद की इतनी बड़ी किल्लत रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये स्थिति हमारे इन्होंने की। तो आप इस तरीके की थोती घोषणाएं हैं, इसलिए किसान अब भरोसा नहीं है। कब तक आप झूठ बोलोगे? कब तक झूठ के बल पे आप ये वोट बटोरने का काम करोगे? अरे भैया, कुछ तो देने का काम करें। किसान, यहां का आम वोटर आपकी योजनाओं के प्रलोभन में आके आपने वोट बटोरने का काम किया और आप सफल हुए सरकार बनाने में। प्रदेश में और केंद्र में डबल इंजन का आपको इतना बड़ा मौका दिया, लेकिन उसके बाद बेरोजगारी हालत खराब है, स्वास्थ्य को लेकर हमारी यहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल हालत खराब है, छात्रों की हालत खराब है, छोटे व्यापारियों की हालत खराब है। तो आप कर क्या रहे हो? सिर्फ आप थोती घोषणाएं किया, उनको रूप देने का भी काम करोगे आप? तो चारों तरफ व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, राजस्थान का राजस्व घट रहा है, लेकिन आपको इसमें सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अन्यथा जनता सड़कों पे आएगी। कब तक हम ये सामना नहीं करेंगे? क्योंकि आपने, ठीक है, आप अपने मंसूबे में सफल हुए, लेकिन जब तक आप किसान के हित की बात करने के बजाय किसान की मदद करने में आप भरोसा नहीं करोगे, किसान आपको माफ नहीं करेगा, ना छात्र करेगा, ना बेरोजगार करेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से गिराने में योजना बदलने का काम करो। राजस्थान में आप आने के बाद में एक भी जन लोक कल्याणकारी योजना जिससे सीधा आम व्यक्ति को फायदा मिल सके, एक योजना का नाम मुझे बता दीजिए। वो आपके पास गिनाने का नहीं है, आपके पास गिनाने का है योजना बदलने का काम। आपका नाम है योजना, अरे आप बदल दो भले ही नाम, लेकिन उसमें आप काम करिए। स्कूलों में आपने क्या हालत खराब करके बता दी, आप देखिए हॉस्पिटलों की हालत खराब है, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, छोटी घोषणाओं से आप बाहर आइए और धरातल पर एक काम कीजिए, अन्यथा ये वही जनता है जो आपको बिठाना तो जानती है, अन्यथा कुर्सी से उतारना भी आपको जानती है। ठीक है जितेंद्र जी, आपकी बात को मैं लेकर के आगे बढ़ता हूं। आपने कहा कि किसानों का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये किसान है, ये देश की जनता है, ये कुर्सी से उतारना भी जानती है, कुर्सी पर बैठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। लेकिन पिछले अगर देखा जाए 2014 के बाद में विपक्ष मोदी सरकार को कुर्सी से उतार क्यों नहीं पाया? ये जनता अगर दुखी है, जनता को अगर परेशानी है, जनता को अगर ये जुमलों में लेकर के चल रहे हैं, तो क्या इन जुमलों से जनता की आंखों पर डला हुआ पर्दा विपक्ष क्यों नहीं उतार पाया? कैसे ये फिर से सत्ता पे काबिज हो रहे हैं? कौन सा ऐसा मैजिक चला रहे हैं जिससे कि तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है? किसानों की बात करें, किसान आंदोलन हुआ, आपने इतना मुद्दा बनाया, फिर भी लोकसभा चुनाव में आपकी सरकार नहीं बन पाई। खाद का आपने मुद्दा बनाया, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। पिछले बजट में कितने काम पूरे हुए, नहीं हुए, वो आपका डेटा इनका सरकार का देने का जिम्मेदारी बनती है, आपका पूछने का हक बनता है। लेकिन बेरोजगारी की बात कर रहे हो, ये तमाम जितने मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी कैसे जनता के मन तक पहुंच जाती है और फिर से सत्ता में आ जाती है? जितेंद्र जी। आशीष जी, बीजेपी बाजीगरी पे बड़ी मास्टर है। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और इनके इस तरीके के ये कि देखो, किसान मजदूर ये बेचारे बड़े भोले वाले लोग होते हैं, और ये अपनी लाभान्वित योजनाओं के नाम पे इनकी प्रचार करने की मशीन, बाजीगरी में, जैसे गांव में एक बाजीगर आता है ना, और वो बाजीगर जिस तरीके से वहां दर्शकों का मन मोहित करने में रहता है, इसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी बाजीगर हैं, और उनको डुमडुमी बजाने में और वो इस तरीके से प्रलोभन उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में ये बड़े मास्टर है। इसलिए भोला वाला आदमी इनके चक्रव्यूह में फंस जाता है और ये वोट बटोरने में उसमें मास्टर हो जाते हैं, लेकिन फिर ये स्कीम नहीं लेके आते, फिर वो फंस जाता है। लेकिन ये बहुत हो गया, ये चांस सब खत्म हो गया। आने वाले समय में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इन्होंने ठगने का काम किया है। बार बार हर वर्ग को, एक नहीं, किसानों को इन्होंने नहीं बख्शा, छात्रों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, और सारी सुविधाएं ठप हैं। लेकिन अब ये इनके पास ये मार्केटिंग है। कांग्रेस के अंदर इस तरीके से बाजीगरी नहीं, कांग्रेस तो जो कहती है वो करती है, लेकिन
ये सपने दिखाने में बड़े मास्टर हैं, तो इसका ये इनको फायदा मिलता है। लेकिन ये बार बार अब रिपीट नहीं होगा, इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम कल इंतजार कर रहे हैं। अभी आप देखिए आज की राजस्थान की विधानसभा का वाक्य देखिए, माननीय गवर्नर साहब ने जिक्र किया कि मैं जैसलमेर गया, और वहां जब गया, जिस जगह वो गए इसी गांव में, और उन्होंने फूटी को चालू किया और उसके अंदर पानी आ गया। अरे आप किस तरीके की बातें कर रहे हो? प्री प्लान्ड, पहले से वो सारी चीजें व्यवस्थित कर दी गई, और आप एक बिल्कुल एक संवैधानिक पोस्ट पे माननीय गवर्नर साहब जैसे उनसे भी झूठ बुलवाने का काम बीजेपी ने किया, जिसको आज पूरी राजस्थान में उसके ऊपर हंगामा हुआ, पूरी जनता ने राजस्थान की ने देखा, जो सब चीजें सामने आई। ठीक है, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र जी ने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी बाजीगरी में मास्टर है, बीजेपी ने भोली भाली जनता को चक्रव्यूह में फंसा करके फिर से सत्ता पर काबिज हुई है बीजेपी। ये बार बार नहीं होने वाला है, हर वर्ग ठगा सा महसूस कर रहा है। वीरेंद्र जी देखिए, 10 वर्ष के शासन की उपलब्धियों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः केंद्र में बनी है, तो ये जनता को ठग कर नहीं, जनता का विश्वास पाकर बनी है। ये अभी भी उसी जमाने में जी रहे हैं जब कांग्रेस ठगती थी। देश को 50 साल तक इन्होंने ठगा, कभी गांधी परिवार के नाम पर, कभी गरीबी दूर करने के नाम पर, कभी किस नाम पर, कभी किस नाम पर। लेकिन अब जब जनता के सपने साकार हो रहे हैं, जनता के हर वर्ग में समृद्धि है, और जनता को लग रहा है कि कोई ऐसी सरकार आई है जो वास्तव में उनके लिए कार्य कर रही है, उसी आधार पे उसने त्राई कर रहा है सर, हर वर्ग त्राई कर रहा है। बोल रहे हैं ना, यही समस्या है आपकी, क्योंकि ना तो आपने जनता की सुनी ना। अगर टेलीविजन की जो डिबेट्स हैं वो भी अगर आप देख लेते तो आपको समझ में आ जाता कि कांग्रेस गलती क्या कर रही है। यही गलती कर रहे हैं आप कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि जनता की आकांक्षाएं किस प्रकार पूर्ण हो रही है। आप ये देखिए आशीष जी, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। राजस्थान में 1 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। हम जिसे कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हमारी, और हम ये कार्य करके दिखाएंगे, हमने वो दिखाए भी। लेकिन जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान में बिजली का संकट था, और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के अपनी मित्र सरकार से भी कोयला नहीं ले पाए। राजस्थान की बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कोयला भी नहीं खरीद पाए थे। और ठीक उसी प्रकार पंजाब में इनकी सरकार थी, राजस्थान के हितों के लिए पानी भी उनसे अपने हक का पानी भी पंजाब से नहीं ले पाए थे। कितनी समस्याएं हुई, लेकिन आज तक इनकी जब राजस्थान में सरकार आई, 5 साल में अशोक गहलोत जी कितनी बार केंद्रीय नेताओं से मिले। राजस्थान के सांसद जब केंद्र में मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री थे माननीय गजेंद्र जी, तब उन्होंने केवल हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कभी उनसे यह आग्रह नहीं किया कि आप राजस्थान की पानी की समस्या को दूर कीजिए। लेकिन दूर सपने में भी नहीं सोचते गए, उन्होंने तो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और जिस प्रकार की रंजिश दिखाने का कार्य किया, उसका क्या परिणाम मिला राजस्थान को? राजस्थान में जो जल जीवन मिशन के नाम से जो पैसा आया वो लैप्स हो गया, और यहां पे हर घर नल योजना में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि इनके मंत्री जेल जाने को लिए तैयार है। नित्य नई फाइलें उसकी खुल रही है, और ये बात कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की। अरे भाई, भ्रष्टाचार के अलावा आपने किया ही क्या है? 5 साल सिर्फ भ्रष्टाचार किया और 5 साल सिर्फ होटलों में बंद रहे। आपके मुख्यमंत्री कितनी बार केंद्र में जाकर राजस्थान के लिए आपने क्या? आपके पास आता हूं मैं, जितेंद्र जी आपके पास आता हूं, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। इतना सा बता दीजिए कि 5 साल में अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केंद्र सरकार से क्या क्या मांगा जो राजस्थान को नहीं मिला? उन्होंने कभी मांग ही नहीं की कि राजस्थान को विशेष रूप से यह मिलना चाहिए। क्यों नहीं लाभ उठाया प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं लाभ उठाया? हमारे प्रदेश के जो मंत्री वहां बने हुए थे उनका हर घर नल योजना में आप क्यों पीछे रह गए? राजस्थान आप उतना भी आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए। केंद्रीय मंत्री जी की मंशा ठीक नहीं थी। बहुत अच्छा। अरे मंशाएं तो आपकी सही नहीं थी जो आप वहां भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अशोक गहलोत जी को डर लगता था दिल्ली जाऊंगा तो सोनिया गांधी जी से भी मिलना पड़ेगा, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कुर्सी कैसे छोड़ूं? आपकी समस्या राजनीति थी, हमारे यहाँ पर्ची से समस्या राजनीति थी, पर्ची में नाम लिखने में मिलना पड़ेगा, हमारे पर्ची के डिसीजन। यह देश अब इन चीजों से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि इस देश के प्रत्येक नागरिक को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, जो विश्वास जताया है और जो टारगेट निश्चित किया है कि 2047 में भारत को हमें विकसित भारत बनाना है, कैसे बनाएंगे? वह बनाएंगे जिस प्रकार से विश्व की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत आज शुमार हो गया, और हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत को शामिल करेंगे। तो निश्चित रूप से वो होगा। क्यों? क्योंकि आज का अगर इकोनॉमिक सर्वे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र जी देख कर आते तो उन्हें भी, उनकी भी कल्पनाएं थी वो
लहराती कि वास्तव में भारत इतना आगे बढ़ रहा है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करनी है। इन्हें तो सिर्फ कमियां दिखती है कि भैया राज्यपाल जी ने कैसे वहां पानी, भैया हर घर नल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाया है, तब नलों में पानी आया है, तब नलों में पानी आया है, तब नलों में पानी आया है। पानी के नाम से आप बेरोजगारी की बात करके जनता को बहका नहीं सकते। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद कर दीजिए। अब बेरोजगारी पे आ जाता हूं। जुमलेबाजी का काम तो बीजेपी कर रही है। जितेंद्र जी, अब बेरोजगारी पे आ जाता हूं। आप समझिए इस 2014 से पहले की भारत की स्थिति, जब बेरोजगारी से लोग आत्महत्याएं कर रहे थे। आपकी 5 साल की कांग्रेस की सरकार जब राजस्थान में रही ना, राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया था जहां पे बेरोजगारी से आत्महत्याएं हो रही थी। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद क्या स्थिति हुई है? नियुक्तियां दे दी गई और अभी 81,000 वैकेंसियों के टाइम टेबल निश्चित कर दिया गया है। उनकी डेट दे दी गई है, परीक्षा कब होगी, फार्म कब होंगे, सब कुछ दे दिया गया है। अब वो युवा आंदोलन करने के लिए नहीं, आत्महत्या करने के लिए नहीं, वह परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है, मेरे युवा साथियों तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपका परिणाम तक पहुंचाने की गारंटी मेरी है। में तो कुछ धरातल पे हुआ नहीं। अरे हो गया भैया, आपको यही तो पता नहीं है। 12 जनवरी को क्राइम कैपिटल बना के छोड़ दिया। इसी 12 जनवरी को आपने देखा नहीं, 13,500 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया इसी 12 जनवरी को। और जिस जो बात आशीष जी देखिए, ये झूठे आंकड़े अगर यहाँ पेश करेंगे तो मैं आंकड़े सहित बता देता हूँ। जयपुर के कमिश्नरेट के आंकड़े हैं, जयपुर के कमिश्नरेट का भी प्रेस रिलीज हुआ है। आपराधिक आंकड़ों पर अलग से डिबेट रख लेंगे, समय की सीमा है कि अपराध इनके शासन में कितना था। भारतीय वीरेंद्र जी समय की सीमा है, वीरेंद्र जी समय की सीमा, आपराधिक आंकड़ों पर अलग से डिबेट रख लेंगे। ठीक है, ठीक है, आंकड़ों पर अलग से चर्चा कर लेंगे। जितेंद्र जी, वीरेंद्र जी, आंकड़ों पर अलग से चर्चा कर लेंगे। आज बजट पर चर्चा कर रहे हैं, समय की सीमा है, समय की सीमा है। रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आपको। बजट को लेकर चर्चा है और चर्चा का समय समाप्त हो रहा है। अंत में चलते चलते आप दोनों से मैं एक मिनट में मैं चाहूंगा कि केंद्र का बजट आने वाला है, प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं, ये प्रदेश की जनता टकटकी लगाए देख रही है। केंद्रीय बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। जितेंद्र जी, डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से वादे करके सत्ता में आई है, ये बजट राजस्थान के लिए, क्योंकि पिछले जो बजट रहे हैं उनमें काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस बार के बजट में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं प्रदेश को। जितेंद्र आशीष जी, डबल इंजन सरकार का जो ये बार बार जो उदाहरण देते हैं, राजस्थान के साथ बड़ा घोर अन्याय हुआ है। इन्होंने लास्ट बजट में जो घोषणाएं की उसका 10% भी राजस्थान को नहीं मिला और यहां का वर्ग, हर वर्ग यहां ठगा महसूस कर रहा है। लेकिन फिर से ये अपने मंसूबे में सफल हो गए। अब बजट कल आना है, मुझे निश्चित रूप से लग रहा है कि जिस तरीके से इन्हें ढोल में पोल वाली बात है वो कल सबके सामने आ जाएगी। लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये राजस्थान के लिए कुछ कर पाएंगे। कागजों में सिमट के रह जाएंगे। लेकिन अब राजस्थान को क्या जयपुर को महानगर का दर्जा दे पाएंगे या क्या कर पाएंगे, कल सामने आ जाएगा। बहुत सारी अपेक्षाएं राजस्थान की जनता इनसे लगा के बैठी है और उन्हीं अपेक्षाओं के साथ इनको सत्ता में लेके आई। डबल इंजन की सरकार बनाने में ये लोग, इनके मंसूबे सफल हुए, उसके बावजूद भी यहां का हर वर्ग ठगा महसूस कर रहा है। ठीक है वीरेंद्र जी, राजस्थान का हर वर्ग ठगा महसूस कर रहा है, निगाहें केंद्रीय बजट पर है, बड़ी उम्मीदें हैं। राष्ट्रीय जो बजट है, केंद्रीय बजट है, उससे बड़ी उम्मीदें प्रदेश की जनता को। वीरेंद्र, निश्चित रूप से जिस प्रकार पहले भी उम्मीदें पूर्ण हुई, इस बार भी पूर्ण होगी। केवल और केवल ठगा कोई महसूस कर रहा है तो कांग्रेस के वो लोग महसूस कर रहे हैं जिन्हें उम्मीदें थी कि कहीं भ्रष्टाचार होगा और हमें भी कुछ मिल जाएगा। लेकिन उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष तक क्रिस्टल क्लियर शासन करके देश को दे चुकी है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश को दे चुकी है। और उसी का परिणाम है कि 10 वर्ष बाद भी भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री केंद्र में बजट पेश करने जा रहे हैं। वह बजट होगा 2047 को परिलक्षित करते हुए, क्योंकि हमें एक ही सपना दिख रहा है और वह है विकसित भारत का। उसी को साकार करने के लिए कल का बजट भारत की हर जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला होगा। प्रदेश को जो उम्मीदें, प्रदेश तो पूर्ण रूप से तैयार है कल के बजट के लिए, क्योंकि कल के बजट में प्रदेश को इतना कुछ मिलने वाला है कि डबल इंजन की सरकार फर्राटेदार दौड़ेगी। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह नरूका जी, आपने अपनी अपनी बात रखी। बड़ी उम्मीदें प्रदेश की जनता को है। कल 1 फरवरी 2025 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार और देश का 79वां बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से वाकई 2047 का सपना जो
भाजपा सरकार, एनडीए सरकार, मोदी सरकार दिखाने जा रही है, उसकी झलक इस बजट में देखने को मिलेगी। प्रदेश की जनता को भी बड़ी उम्मीदें हैं। आखिर क्या कुछ प्रदेश की जनता को मिलता है, देखना दिलचस्प होगा। इंतजार है केंद्रीय बजट का। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।